तो लास्ट क्लास से हमने चक्रास के बारे में पढ़ना शुरू किया था और ये जो चक्रास है इसका लास्ट क्लास में हमारा एक ही चक्र हुआ था जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। ठीक है, मूलाधार चक्र चूंकि काफी डिटेल में था तो वो हमने काफी लंबे, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी क्लास लास्ट ही होगी लंबे समय तक की। तो मूलाधार चक्र जो है वो ह्यूमन का रूट चक्र है या उसकी जड़ है, उसके अस्तित्व का प्रमाण है। और वो कहाँ पाया जाता है? टेल बोन के टिप पर, मतलब जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं तो हमारी स्पाइन का जो हिस्सा फ्लोर को टच करता है, वहाँ पर मूलाधार चक्र पाया जाता है। और मूलाधार चक्र में ही कुंडलिनी पाई जाती है और मूलाधार चक्र से ही नाड़ियां निकलती हैं, तो जिसमें 3 नाड़ी हैं प्रमुख, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये नाड़ियां क्रॉस के रूप में स्पाइरल, बाई साइड से ईड़ा निकलती है, राइट साइड से पिंगला, और स्पाइरल चलती हुई आज्ञा चक्र पर आपस में मिल जाती हैं और बीच से सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी होती है इसी के अंत में कुंडलिनी भी उपस्थित रहती है। और जो कुंडलिनी का जागरण होता है, कुंडलिनी हर चक्र को भेदती हुई सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, वो भी किसके थ्रू पहुंचती है? सुषुम्ना नाड़ी के। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी 3 नाड़ियां होती हैं, चित्रा, वज्राणी और ब्रह्म। तो जो सबसे अंदर ब्रह्म नाड़ी होती है उसमें इन चक्रों की स्थिति होती है। अब यहाँ से आगे हम पढ़ रहे हैं कुंडलिनी। तो कुंडलिनी जो है वो ऐसा बताया गया है कि जो मूलाधार चक्र होता है उसमें एक शिवलिंग होता है और इस शिवलिंग में 3.5 फेरे लपेट कर नीचे की ओर मुंह की हुई कुंडलिनी शक्ति रहती है। अब ये जो कुंडलिनी शक्ति है इसका जो संकेत या प्रतीक माना गया है वो सर्प को माना गया है। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से ये जो राउंड बने हैं ये चक्रास हैं और इन चक्रास को भेदती हुई ये शक्ति ऊपर जाकर मूलाधार से हर चक्र को भेदती हुई ऊपर चढ़ती है और आखिरी में सहस्त्रार चक्र पर इसका शिव से मिलन होता है। तो ये जो कुंडलिनी है ये तांत्रिक परंपरा के अंतर्गत आती है और कुंडलिनी में जो कुंडलिनी सिद्ध करता है उसको एक अनुभव तो ऐसा होता है कि जो कि काल, स्थान और पदार्थ से रिलेटेड होता है, से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कई बार ऐसे अनुभव भी होते हैं कि जो काल, स्थान और पदार्थ से परे होते हैं। मतलब हो सकता है वो कोई ऐसा स्थान हो जिसकी हमने कभी ना देखा हो, कभी हम वहां पर गए ना हो, कभी कल्पना ना की हो, वो आपको दिखने लगे। या कोई ऐसा काल हो सकता है या कोई ऐसा पदार्थ हो सकता है। तो इसके जो अनुभव होते हैं ये दोनों होते हैं, काल, स्थान के सदृश भी और उससे परे भी, दोनों तरह के अनुभव इसमें होते हैं। संस्कृत में कुंडलिनी कुंडल शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है कि एक घेरा बनाए हुए या गोल कोई स्थान जहाँ पर एक गड्ढा हो, कोई गहरा छेद हो या गड्ढा हो, जैसे कि हवन कुंड रहते हैं। तो ऐसे ही खोखले गड्ढे की कल्पना की है जिसमें कुंडलिनी मारकर सोए हुए सर्प की भांति कुंडलिनी शक्ति वहां पर स्थित है। और साधारण मनुष्य में ये रहती हर मनुष्य में है, लेकिन जो साधारण मनुष्य होते हैं उसमें ये कैसी होती है? निष्क्रिय और गुप्त रूप से होती है। अब बहुत से ये शब्द आपने सुने होंगे, कुंडलिनी जागरण करना, या किसी ने अपनी कुंडली जागरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुंडलिनी जागरण हमेशा ऐसा बोलते हैं कि किसी न किसी गुरु के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की बहुत पावरफुल एनर्जी है और जब ये अनियंत्रित होकर जागती है तो ये काली का रूप लेती है। और काली किस चीज के लिए का प्रतीक है? ध्वंस का। तो और जब ये जागृत होती है नियंत्रित रूप में तो ये दुर्गा का रूप लेती है। तो दुर्गा में जो 8 भुजाएं हैं वो मानव के 8 तत्वों का प्रतीक हैं
और ये उनके गले में जो नर मुंडों की माला होती है 52, ये 52 जो वर्ण लिपि होती है उसके वर्णों का प्रतीक है। तो इस तरह से ये जो कुंडलिनी है ये नियंत्रित, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी के साथ एक्टिवेट हो जाती है। और जब पॉजिटिव होती है तो ये मानव चेतना को देवत्व तक पहुंचा देती है, और वहीं जब ये नेगेटिव होती है तो ये नीचे गिरा देती है। और उस समय उसकी जो कंस्ट्रक्शन पावर होता है वो पूरी तरह से नेगेटिव चला जाता है। अब ये जो सर्प से ही आप देखिए हर धर्म में रेप्टाइल को ही लिया गया है। आप चाहे बौद्ध में लें, चाहे जापानीज में लें, चाहे चाइना में लें, यहाँ पर आप देखें कि ड्रैगन को या फिर रेप्टाइल, मतलब किसी न किसी फॉर्म में रेप्टाइल को ही चेतना की स्थिति दर्शाने के लिए लिया गया है। और यहाँ पर जो सर्प को लिया है वो मानव की जो अनकॉन्शियसनेस है उसको शो करती है। और यहाँ पर क्या बोला है कि शिवलिंग में ये जो कुंडलिनी है ये 3.5 फेरे लपेटे हुए हैं। तो वो किसका प्रतीक है कि ओम की 3 मात्राएं जो भूत, वर्तमान, भविष्य, फिर तीनों गुण सत, तम, रज और चेतना की तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों का अनुभव जो है या इन तीनों को माना गया है कि ये सर्प की 3 कुंडलिनी है। और जो नीचे मुंह किया हुआ है वो सुसुप्त अवस्था है, कुंडलिनी की निष्क्रिय अवस्था है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों में कुंडलिनी, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मात्रा में जागृत रहती है और वो बहुत सारी ऐसे उनके पास पावर रहते हैं कि जो जनरल मनुष्य से हटके होते हैं, जिनको हम अतीन्द्रिय पावर भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई है बहुत अच्छा उसका गला होता है और वो बहुत अच्छा गाना गा सकता है। वहीं दूसरा हो सकता है कि बिल्कुल भी ना कर पाए। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, दूसरा व्यक्ति अच्छी तरह से पेंसिल भी ना पकड़ पाए। वहीं देखो कि कोई व्यक्ति पूरे 24 घंटे एनर्जी के साथ काम करता है तो एक व्यक्ति बिस्तर पे बीमार पड़ा रहता है। तो ये जो सारे अलग अलग डिफरेंस हैं, ये ऐसा माना गया है कि जिस कुंडलिनी की जो अवस्था जिस मनुष्य में रहती है वही अवस्था उसके शरीर से भी शो होती है। अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो क्या होता है, तो यहाँ सामान्यतः हमने ये लिया कि जब सकारात्मक जागरण होता है तब क्या होता है, क्योंकि इसका भी आपको बताया था कि यदि मान लीजिए आपने गुरु के संपर्क में नहीं किया या गुरु सतर्क नहीं है तो ये नकारात्मक भी होता है। लेकिन जब ये सकारात्मक जागरण होता है तो क्या होता है कि बॉडी की हर एक सेल चार्ज हो जाती है और आपकी पूरी बॉडी का पुनर्जीवन हो जाता है, पूरी फिर से कायाकल्प जिसे हम बोलते हैं वो हो जाता है। आवाज में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, शरीर की जो एक स्मेल आती है वो चेंज हो जाती है, जितने भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो बैलेंस हो जाता है, और जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनका रूपांतरण बहुत तेजी से होने लगता है। तो इन जनरल इन सिम्टम्स को देखा गया है जबकि कुंडलिनी पॉजिटिवली एक्टिवेट होती है। अब ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये इसकी प्रेजेंस भौतिक शरीर में नहीं मानी गई है। इसका संबंध जरूर है कि जब ये जागरण हो रही है तो सारे हार्मोन्स के सीक्रेशन बैलेंस हो गए हैं और पूरी सेल है, बॉडी की हर एक सेल जो है वो रिचार्ज हो गई है। लेकिन इसका जो आवास है वो कारण शरीर में माना जाता है, क्योंकि ये चेतना से रिलेटेड है और चेतना से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो कारण शरीर में होती हैं। अब जब ये सुसुप्त अवस्था में चेतना रहती है तो उस समय कुंडलिनी भी सुषुप्त अवस्था में होती है। लेकिन जब ये सुसुप्त अवस्था से ऊपर की ओर एक एक चक्र को भेदती हुई बढ़ती है और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तब ये क्या करती है कि जब आज्ञा चक्र पर पहुंचती है
तो वहां पर ये इस चक्र को खोल देती है और ये अंतर्ज्ञान का क्षेत्र है। तो मतलब यहाँ जब कुंडलिनी पहुंचती है तो मनुष्य को बहुत से इंद्रियतीत एक्सपीरियंस होने लगते हैं, कि बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं, सिक्स सेंस बढ़ जाता है, टेलीपैथी, इस टाइप के जो स्किल होते हैं वो उसमें डेवलप हो जाते हैं। और जब ये सहस्रार तक पहुंचती है तो ये परम चेतना तक पहुंच जाती है और ये शिव और शक्ति का यहाँ पर मिलन होता है। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में बताए इसी तरह से एक एक चक्र को भेदती है। यहाँ से शुरू होती है, फिर एक स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और फिर आखिरी में सहस्रार चक्र तक ये जाती है। और जैसे जैसे ये एक एक चक्र ऊपर उठती है वैसे वैसे मानव चेतना का उत्थान होता जाता है और मानव चेतना ऊपर उठती जाती है। अब यहाँ पर कुंडलिनी के जागरण का प्रवाह चूंकि पूरे ब्रेन पर पड़ता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये पूरा एक आइसबर्ग में एक ब्रेन है तो इसके 9 हिस्से पानी के अंदर हैं जो सुषुप्त अवस्था में, और केवल एक जो ऊपरी छोटा सा हिस्सा जो ऊपर दिख रहा है ये जागृत है। तो ये जो 9 हिस्से हैं, तो ये क्रियाशील हिस्सा जो 1% ऊपर है उसमें ईड़ा पिंगला दोनों शक्ति है, लेकिन जो 9 हिस्से नीचे हैं उनमें केवल पिंगला शक्ति है, क्योंकि चेतना किससे मिलती है? ईड़ा से मिलती है। तो ईड़ा नाड़ी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, जिसके कारण वहां पर जीवन तो है, पिंगला है तो जीवन है, लेकिन ईड़ा नहीं है तो उसमें चेतना नहीं है। अब ऐसा माना गया है कि ये जो 6 चक्र हैं इनको ब्रेन में इस तरह से मैप किया गया है कि यदि आज्ञा चक्र से एक सीधी लाइन खींचे पीछे तक, तो जो सबसे ऊपर होगा वो सहस्त्रार चक्र होगा, उसके पीछे आज्ञा चक्र, फिर विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और सबसे नीचे मूलाधार। तो इस तरह से ये एक ब्रेन को ऊपर से देख रहे हैं और उसमें इस तरह से ह्यूमन बॉडी रहती है और इस लाइन पर ये सुषुम्ना नाड़ी है और इस पर पूरे चक्रों की यहाँ पर पोजीशन रहती है। तो ये सारे चक्र के हिसाब से यदि देखें तो जो मानव का मस्तिष्क है वो कुंडलिनी के हिसाब से 6 भागों में डिवाइड किया है, 10 में नहीं। और हर भाग जो है वो एक चक्र से रिलेटेड होता है, और अगर उस भाग की कोई प्रॉब्लम होती है तो उस चक्र पर काम करने पर, एनर्जी उसकी बैलेंस करने पर, वो जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए ब्रेन में किस तरह से कुंडलिनी का जागरण होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कलर का आपको लिक्विड दिख रहा है जो कि पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहता है। तो जब इसका जागरण शुरू होता है तो ये मेरुदंड से ऊपर पूरा ब्रेन तक जाता है, और यहाँ पर जो ये फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ये पूरी तरह से इसमें एक वाइब्रेशंस होता है और ये एक ब्राइटनेस इसकी बढ़ जाती है, दिख रहा है ये पूरा ग्रीन, ये जो फ्लूइड होता है ये मेनिंजिंग जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होता है और वहां से ये आता हुआ पूरा स्पाइन के चारों तरफ होता है। तो ये हाइपोथैलेमस से शुरू होता है इसका जागरण, और इस तरह से ये जो पूरा इसके वाइब्रेशंस हैं पूरे ब्रेन में और पूरे स्पाइन को कवर करते हैं। आप देखिए ग्रीन कलर से किस तरह से कवर हो रहे हैं, और धीरे धीरे हर एक न्यूरॉन्स को ये इफेक्टेड करते हैं और हर एक न्यूरॉन्स को एनर्जी देते हैं। ये जो कुंडलिनी जागरण होती है, तो जो इजहाक बेंटोक थे उन्होंने बोला था कि ध्यान के दौरान नाड़ी तरंगों द्वारा मस्तिष्क के बाहरी हिस्से के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, मतलब ये जो कुंडलिनी शक्ति का जो जागरण है इसमें मेडिटेशन एक बहुत अच्छा इसके लिए टूल्स है। तो ये सबसे पहले उनके अनुसार क्या होता है कि हृदय की धड़कन, श्वास और जो खोपड़ी के भीतर द्रव्य मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसमें एक रिदमिक प्रेशर वाले वेव्स बनते हैं, और जिससे पूरे मस्तिष्क में वो वाइब्रेशंस होने शुरू होते हैं
और उस वाइब्रेशन के कारण कुछ विशेष जो वहाँ पर जो तरंगें होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें एक्टिवेशन होता है और धीरे धीरे ब्रेन का जो सोया हिस्सा है वो भी एक्टिवेट होने लगता है। तो कुंडलिनी का जागरण मतलब 100% ब्रेन का एक्टिवेट हो जाना। दूसरे शब्दों में ये कहा है कि कुंडली जागरण एक विस्फोट की तरह होता है जो जीवन को दूसरे स्तर पर पहुंचा देता है। और इस समय यदि उसका कुंडलिनी जागरण पॉजिटिव है और वो आध्यात्मिक मार्ग को धारण करता है, तो वहाँ उसकी धारणाएं, अनुमान, अनुभव सब बदल जाते हैं और वो धीरे धीरे उसकी जो चेतना है वो मानव चेतना से आगे बढ़ती हुई देव चेतना में मिल जाती है और वो उसकी चेतना अपनी उच्च स्थिति में होती है। अब कई बार कई लोगों को जो कुंडलिनी जागरण का सबसे पहला अनुभव होता है कि आज्ञा चक्र में प्रकाश का अनुभव होता है, कि एक ब्राइटनेस, एक चमक दिखने लगती है और कुछ समय बाद नींद, भूख घटती जाती है और मन शांत होता जाता है। तो ये जो अनुभव है ये सबके अलग हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक का जो अनुभव हो वही दूसरे का भी हो। इसे जो अरविंदो है उन्होंने बोला है आत्मा की पूर्ण ऊर्जा। और उन्होंने ये बोला है कि जैसे जैसे ये कुंडलिनी का जागरण होता है, तो इसमें चित्र में आप देख रहे हैं कि ये एक एक चक्र में जाती है और वहां पर उसके जो हमने कमल को हम कमल से रिप्रेजेंट करते हैं हर एक चक्र को, तो ये उसको पूरी तरह से पल्लवित कर देती है और पूरे हर एक कमल को खोलती हुई ऊपर जाती हुई ब्रह्मरंध्र में पुरुष से या परम चेतना से मिलती है और जब ये परम चेतना से संयुक्त होकर एकाकार हो जाती है तो ये शाश्वत या अपनी सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करती है। अब जब ये सुषुप्त अवस्था में रहती है तो मानव चेतना का भी अर्ध सुषुप्त स्थिति होती है, मतलब उसकी चेतना भी पाश्विक चेतना के साइड होती है और जैसे जैसे ये ऊपर उठती है वैसे वैसे पहले पाश्विक चेतना के बाद मानवीय चेतना और फिर देव चेतना की तरफ मनुष्य बढ़ता है। और जो एक मैडम ब्लावस्की ने इनको कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी या विश्वव्यापी विद्युत शक्ति से इसकी तुलना की है। और जब ये फाइनली जाके सहस्त्रार चक्र में मिलती है, पहुंचती है, तो ये मानव की सबसे उच्च संभावना का क्षेत्र बन जाता है और उसकी चेतना परम चेतना में मिल जाती है और उसके शरीर के तत्व, उसके अनुभव, उसका चिंतन, उसकी तर्क, स्मृति, संदेह या अतीन्द्रिय या अनुभवातीत शक्ति, इन सब का विकास हो जाता है और मानवीय स्टेज में इनका ये विकास अंतिम चरण है। इसके आगे मानव की स्थिति में विकास संभव नहीं होता है। फिर उसके लिए देव चेतना की तरफ जाना होता है या देव भव में जाना रहता है। लेकिन जब ये जागृत होती है तो ये मोक्ष तक नहीं पहुंचाती, लेकिन मोक्ष के द्वार खोल देती है और ये मानव की पूर्ण विकसित अवस्था होती है। अब इसके कुछ उपाय हैं। तो कुछ लोगों में जन्मजात जागृत होती है, बचपन से ही वो बड़े सात्विक होते हैं, उनको बहुत सारे मंत्र तंत्र की जानकारी होती है। तो कुछ लोगों में ये जन्म से होती है। कुछ मंत्र होते हैं हर एक चक्र के, जिनको चैंट करके इसको जागृत किया जा सकता है। ये मंत्र कहाँ उपयोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का डाइजेस्टिव जो सिस्टम है या डाइजेशन पावर वीक है, तब हम उसके लिए ये इसमें से कौन सा मंत्र यूज करेंगे? मणिपुर चक्र का रम। यदि कोई हार्ट या ब्लड सर्कुलेटरी या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम फिर कौन सा मंत्र याद करेंगे? कौन सा मंत्र, कौन से चक्र का? अनाहत चक्र का। और उसका बीज मंत्र क्या है? यम। तो हम उसको यम चेंट कराएंगे। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं कि किस व्यक्ति की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे उस मंत्र की चेंटिंग हम करने बोल सकते हैं। फिर कुछ तपस्या से ये इम्प्रूव होती है। फिर
पुराणों में एक सोमवल्ली का जिक्र आता है जिसको सोम रस भी कहते हैं। तो ये जो सोम रस है इसके सेवन से भी कुंडलिनी जागृत होती है, और इसीलिए आप लोग ने अक्सर शास्त्रों में पढ़ा होगा कि देवता इसका पान करते हैं। लेकिन ये एक तरह की वनस्पति है। अष्टांग योग द्वारा भी कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। प्राणायाम द्वारा क्रिया योग होता है। क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रियाओं के द्वारा कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। तांत्रिक दीक्षा द्वारा, जहाँ पर गुरु शक्तिपात करता है, उसके द्वारा भी जागृत कर सकते हैं। फिर जब जागरण के स्वरूप में, तो उसमें क्या होगा कि ईड़ा पिंगला पर नियंत्रण करने के लिए क्या हो जाएगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हम लोग करते हैं, उससे क्या होगा कि दोनों नॉस्ट्रिल पर, दोनों स्वर पर नियंत्रण हो जाएगा। फिर सर्वांगासन विशुद्धि चक्र पर असर करता है। इस तरह से हर एक आसन जो है वो किसी न किसी चक्र से रिलेटेड होता है, तो वो आसन करके चक्रों का जागरण कर सकते हैं। जैसे मत्स्य आसन अनाहत चक्र पर, भुजंगासन स्वादिष्ठान चक्र पर। फिर क्रिया योग जो अभी हमने जिक्र किया था, उससे सुषुम्ना का जागरण होता है। तो इस तरह से यदि देखें तो ये कुंडली जागरण किया जा सकता है। लेकिन ये कुंडलिनी यहाँ हमने इसलिए पढ़ी है कि हम अपने पेशेंट को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल है कि इसके जिस चक्र के आसपास के एरिया में प्रॉब्लम है, उस मंत्र की हम चैंटिंग करा के या और भी ध्यान की विधियां हैं वो करा के हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्वादिष्ठान चक्र पर। तो मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ही 4 अंगुल ऊपर लगभग स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति बताई गई है। और जो स्वादिष्ठान चक्र है वो कुंडलिनी योग में एक रुकावट माना गया है कि जब भी कुंडलिनी, कई बार क्या होता है कि कुंडलिनी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र तक आती है और फिर वापस लौट जाती है। तो यहाँ तक कुंडलिनी का आवागमन, मतलब यदि वो ऊपर बढ़ी है तो वो नीचे भी जा सकती है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र तक जो है चेतना वो शुद्ध नहीं है और पाश्विक एनिमल कॉन्शियसनेस में मानी जाती है। और यहाँ पर जो संवेदनाएं हैं, फिर लघु मनोवेग हैं, आवेग हैं, मतलब इमोशंस हैं, इन सारी चीजों का केंद्र माना गया है। तो इन सबको लगातार चलने के कारण यहाँ तक चेतना कई बार ऊपर उठती है और फिर वापस मूलाधार में गिर भी जाती है। संस्कृत में स्व का अर्थ होता है अपना और अधिष्ठान का अर्थ होता है रहने का स्थान। तो स्वादिष्ठान चक्र है, तो इसमें स्वादिष्ठान का मतलब क्या हो गया, अपने रहने का स्थान। मतलब जो स्वादिष्ठान चक्र है उससे ही व्यक्ति को सेल्फ एग्जिस्टेंस, ईगो, ये सारे जो इमोशंस हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से ही आते हैं और उसी से जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्वादिष्ठान चक्र है ये 6 पंखुड़ियों वाला कमल माना गया है, और ये जो 6 पंखुड़ियां हैं ये मनोविकार की मानी गई है। क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व। और इन ऐसा माना जाता है कि जब इन 6 पर साधक विजय पा लेता है तो ये आगे कुंडलिनी जो है वो आगे बढ़कर मणिपुर चक्र की ओर बढ़ जाती है और ये साधक की चेतना का विकास होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो मनोविकार है इनमें, इनको नष्ट करने में भी 6 बाधक तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? आलस्य, भय, संदेह, प्रतिशोध, ईर्ष्या और लोभ। तो ये जो है ये मनुष्य को अपने मनोविकारों पर कंट्रोल नहीं करने देते हैं और जिससे कि उसकी चेतना आगे नहीं बढ़ती है। स्वादिष्ठान चक्र में ही ह्यूमंस के सारे कर्मों का भंडार होता है और उसके चेतना उन भंडार से एनर्जी लेती रहती है। अब इसमें चेतना की जो, ये एक ब्रिज की तरह है, क्योंकि मणिपुर में मानव चेतना शुरू हो जाती है, शुद्ध चेतना का होना शुरू हो जाता है, और मूलाधार चक्र में पाश्विक चेतना होती है या एनिमल चेतना होती है। इन दोनों के बीच ये लिंक की तरह काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है,
तो ये स्वादिष्ठान चक्र वो है जहाँ पर पार्श्विक चेतना का अंत होकर मानवीय चेतना की शुरुआत होती है और उसका ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे इसकी जागृति होती है तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास लाएगी, स्पष्टता लाएगी, उसके जो रचनात्मक गुण है, उसकी कंस्ट्रक्टिविटी है, उसको पॉजिटिव साइड लेके जाएगी। फिर उसकी मनोभावों को शुद्ध करेगी, ज्ञान को शुद्ध ज्ञान की तरफ लेके जाएगी। तो इस तरह से ये अगर कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में एक्टिव होती है तो ये सारी चीजें, चेंजेस ह्यूमंस में होने शुरू हो जाते हैं। स्वादिष्ठान रंग चक्र का रंग काला है क्योंकि ये मूल का अज्ञान का प्रतीक है और ये 6 पंखुड़ियों के सिंदूरी कमल के रूप में चित्रित किया गया है और जिन पर 6 वर्ण लिखे हैं और इसके अंदर एक सफेद अर्ध चंद्र है। ये 2 वृत्तों से मिलकर बना है और ये भौतिक चेतना का प्रतीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सारे जितने भी मनुष्य के सुप्त कर्म होते हैं वो सारे इसी चक्र में संचित होते हैं और इसका बीज मंत्र क्या है? वम है। स्वादिष्ठान चक्र का लोक भुव है। इसकी तन्मात्रा या संवेदना स्वाद है। इसकी ज्ञानेंद्री जीभ है। कर्म इंद्री यौन अवयव या जेनाइटल आर्गन्स हैं, किडनी और यूरिनरी सिस्टम है। इसकी जो स्वादिष्ठान चक्र है, इसकी मूल जो वायु है वो अपान है और इसका निवास कहाँ है? प्राणमय कोश के निवास स्थान पर इसका निवास है। अब चूंकि यहाँ पर पूरे जितने भी मानव के कर्मों का संचय भंडारण होता है या संचय होता है तो यहाँ ये अवचेतन मन का प्रतीक होता है और ये संस्कारों का भंडार ग्रह भी इसको कहते हैं। तो मनुष्य के पिछले जितने भी कर्म होते हैं, जितने जीवन के अनुभव होते हैं वो सारी चीजें इसमें बीज के रूप में सुषुप्त पड़े रहते हैं और फिर जैसे ही कोई एक फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो समय समय पर पल्लवित होके जिस तरह के भी वो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस तरह के फल जो है वो प्रदान करते हैं। अब अगर इसको हम साइंस के रूप में देखें तो ये जो पेल्विक है, इसके इस जगह पर ये जो पूरा रेडिश दिख रहा है, ये यहाँ पर ये चक्र पाया जाता है, स्वादिष्ठान चक्र। और यहाँ पर ये जो टेलबोन की टिप दिख रही है, यहाँ पर मूलाधार चक्र पाया जाता है। तो इसकी पोजीशन यहाँ है। तो ये जितने भी पैरों में नर्व जा रही है और सैक्रल जो वर्टिब्रा है, तो वहां से जो भी नर्व निकल रही है उन सबको ये इफेक्टेड करेगा और नाभि के नीचे जेनाइटल आर्गन से पैर तक पूरा हर चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब ये चूंकि सैक्रल से निकलती हैं, ये ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही हैं और सैक्रल से निकल के ये पूरा प्लेक्सस बनाती हैं। तो इस पर जो प्लेक्सस पाया जाता है वो सैक्रल प्लेक्सस होता है और इसमें जल तत्व होने के कारण इसका तत्व जो है वो जल है, तो इसे जल मंडल भी कहते हैं। और इसके पास जो गैंग्लियन है वो कौन सा है? सिंपैथेटिक नर्व गैंग्लियन इसमें होता है। और इससे रिलेटेड ग्लैंड कौन सी होगी? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक कैप साइज में होती है एड्रिनल ग्लैंड। इसमें आप लोगों को शायद वो इफेक्ट मैंने बताया था, F2 F3 इफेक्ट, तो वो इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल यही एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये इस तरह से ये पेल्विक में इस रीजन में ये पाया जाता है, सैक्रल रीजन में, सोलर प्लेक्सस। अब ये और मूलाधार चूंकि बहुत पास पास हैं तो इनकी जो मुद्राएं हैं और आसन है वो लगभग सेम होते हैं। तो एक वरुण मुद्रा इसके लिए बहुत यूजफुल होती है। फिर उसके अलावा कुछ ये आसन हैं जो कि इस तत्व पर, इस चक्र पर इफेक्ट डालते हैं।
इसके बाद आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जैसे कि नाभि के जस्ट पीछे होता है, और मणिपुर मतलब संस्कृत के दो शब्दों से बना है, मणि और पुर। इसका अर्थ होता है कि मणियों का नगर, और तिब्बती परंपरा में इसे मणि पद्म भी कहते हैं, मणियों का कमल। ये तीसरा चक्र है और नाभि के पीछे होता है, और इसका जो तत्व है अग्नि है। अग्नि होने के इस कारण इसे अग्नि या सूर्य केंद्र भी कहते हैं। तो जब तक मनुष्य की चेतना स्वादिष्ठान चक्र पर होती है तब तक तो वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होता है, लेकिन जैसे ही उसकी चेतना स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र पर जाती है तो वो अपनी नेगेटिविटी पर विजय पा लेता है और फिर आगे बढ़ता है। तो अब जब वो आगे बढ़ता है और नेगेटिविटी उसकी खत्म हो जाती है तो उसके अंदर क्या चीजें जन्म लेती, कौन से इमोशन? स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्म भरोसा, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता। ये सारे जो उसके भावनात्मक पक्ष हैं ये प्रबल होने लगते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि ये जो चक्र है ये नाभि के आसपास पाया जाता है, तो नाभि के आसपास क्या, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? मणिपुर चक्र। और इसका तत्व अग्नि है, तो यहाँ पर अग्नि जठराग्नि के रूप में भी रहती है। जब भी खाना खाते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि जठराग्नि अगर है तो खाना अच्छे से पचता है और अगर जठराग्नि धीमी पड़ गई तो पाचन में दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मणिपुर चक्र का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मतलब यदि डाइजेशन में वीक डाइजेशन है या किसी तरह का कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और इवन इनको ही जब ये थोड़ी बढ़ते हैं तो डायबिटीज और हाई बीपी जैसी चीजों के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? मणिपुर चक्र से। मणिपुर चक्र की स्थिति नाभि के जस्ट पीछे है। ये जो 5 लंबर दिख रहे हैं रेड कलर में, ये ही यहाँ पर ही मणिपुर चक्र की प्रेजेंस बताई गई। अभी जो मणिपुर चक्र है इसमें 10 पंखुड़ियां हैं और ये पीले कमल का प्रतीक है। इसमें 10 वर्ण अक्षर लिखे हुए हैं। इसका तत्व अग्नि है और इस तरह से इसका पूरा ये चित्र बताया गया है। इसकी जो तन्मात्रा है वो दृश्य है, ज्ञानेंद्रिय आंखें हैं, कर्मेंद्रिय पैर हैं, और इन दोनों का निकटतम संबंध है क्योंकि पहले देखना और फिर क्रियाशील होना, दोनों क्रियाएं एक दूसरे पे आधारित हैं। इसका लोक जो है वो स्व है। और ये मणिपुर चक्र जो है वो ऐसा चक्र माना जाता है कि जो नश्वर लोक की अंतिम सीढ़ी है। मतलब अगर मनुष्य की चेतना चढ़ते हुए, जैसे अभी हमने बात की थी कि जब स्वादिष्ठान तक जाती है तो कई बार फिर से अगर उसके विचार बदल गए या उसका व्यवहार बदल गया या उसके विवेक में बदल गया तो वो वापस मूलाधार में आ जाती है। तो आरोह उतार चढ़ाव होता रहता है, जैसा कि मनुष्य का व्यवहार है या जैसे इसके कर्म है। लेकिन एक बार जब मणिपुर चक्र पर आ जाती है तो फिर यहाँ से चेतना नीचे नहीं जाती है। फिर यहाँ पर चेतना मणिपुर चक्र पर ही रहती है और यहाँ पर ये तामसिक गुण यहाँ पर खत्म होने लगते हैं और रजोगुण शुरू होने लगते हैं, जबकि इसके नीचे के दोनों चक्रों में तामसिक गुण ही प्रधान होते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि योग में ऐसा कहा गया है कि जो सिर के पास एक विसर्ग बिंदु है, जहां पर ये ब्राह्मण यहाँ पर शिखा रखते हैं ना, चोटी रखते हैं, वहां पर एक बिंदु पाया जाता है और वो बिंदु से अमृत टपकता रहता है। उसमें चंद्रमा है और वहां से अमृत झरता रहता है। लेकिन चूंकि ग्रेविटेशन के कारण वो अमृत की बूंदें नीचे की तरफ आती हैं और नीचे की तरफ आती हैं तो ये मणिपुर चक्र में जो अग्नि तत्व है उसमें जल के खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि जो विष और अमृत दोनों का स्त्रावन होता है शरीर में,
और ये अमृत जो है ये मणिपुर चक्र से जल के खत्म हो जाता है, जिसके कारण ही मनुष्य के शरीर में ह्रास होता रहता है। वो यंग होता है, फिर थोड़ा और उसके शरीर का ह्रास होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मरण की स्थिति होती है। लेकिन वहीं अगर उसे ये अमृत मिले और ये इसको दिशा को बदल दिया जाए और उस अमृत को मणिपुर चक्र के अग्नि तत्वों में जाके नष्ट ना होने दिया जाए, तो वो वो मनुष्य जो है वो अपने शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनको रोक सकता है और हमेशा युवा अवस्था में भी रह सकता है। तो बहुत से ऐसे योगी हिमालय वगैरह में मिलते हैं जो बहुत लंबे समय तक यंग रहते हैं। उनको उनका यही प्रोसीजर रहता है कि वो ये जो अमृत लगातार गिरकर मणिपुर चक्र में खत्म हो जा रहा है उसको वो गले में ही रोक कर और वहां से सारी अपने शरीर की कोशिकाओं में सोख लेते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा माना जाता है? सर्वांगासन, खेचरी मुद्रा। तो ये जो चक्र है इसका संबंध है निद्रा, भूख, प्यास। इसमें इमोशन कौन से होंगे? साहस, वीरता, क्योंकि अग्नि तत्व है। और रजस गुण शुरू हो रहा है। प्राण शक्ति, प्रबलता, पाचन क्रिया में ये सहायक होगा। और जितने भी पेट के अंदर के ऑर्गन है नाभि के आसपास, उन सबके फिजियोलॉजी में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है। अब अगर इसका हम साइंटिफिक देखें तो ये लंबर प्लेक्सस के पास पाया जाता है। ये जो दिख रहे हैं लंबर से निकले हुए, लंबर प्लेक्सस में पाया जाता है। लंबर प्लेक्सस को एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस भी कहा जाता है। और यहीं पर सोलर प्लेक्सस भी होता है। तो सोलर प्लेक्सस तो इसी को चक्र का नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो नर्व का प्लेक्सस होता है वो लंबर प्लेक्सस या एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है। और यहीं पर वेगस नर्व रहती है। वेगस नर्व आपको मालूम है शरीर की वो नर्व है, जैसे साइटिका नर्व के बारे में बताया था ना कि सबसे बड़ी और मोटी नर्व है, कि जो पेल्विक से लेके एड़ी तक जाती है। तो वहीं ये जो वेगस नर्व है ये सबसे बड़ी नर्व है। बड़ी इन द सेंस की जो सबसे अधिक हिस्सों में फैली हुई है। ये ब्रेन से लेके पूरे पेट तक के हिस्से को कवर करती है। तो जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, जैसे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होना या स्टूल पास होने के लिए एक उसका मोशन शुरू होना या डाइजेशन के लिए शुरू होना, सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल ये वेगस नर्व होती है। तो आप लोग ने शायद इस टाइप के शब्द भी बहुत सुने होंगे, वेगस एक्टिवेशन या वेगस नर्व को एक्टिवेट करना। तो ये जो वेगस नर्व है ये इसी चक्र के अंडर में आती है। ये सोलर प्लेक्सस है जो आपको एरो से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये चक्र पाया जाता है जब ह्यूमन का डिसेक्शन करते हैं। ये जो येलो कलर की निकल रहे हैं नर्व। अब जब चेतना का स्तर मणिपुर तक आता है तो वो साधक थोड़ा सा उच्च हो जाता है, उसे विकसित दूसरे लोगों की झलक दिखाई देखनी पड़ती है। उसमें चूंकि तम गुण खत्म होता है, रज गुण जो है वो शुरुआत हो जाती है। तो जो तामसिक वृत्तियां होती हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। और कई बार जब मणिपुर चक्र का जागरण हो जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि निर्माण, विनाश, आत्म सुरक्षा, गुप्त खजाने की प्राप्ति, अग्नि से भय का नाश। क्यों? क्योंकि मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि है। भौतिक शरीर का संपूर्ण ज्ञान और व्याधियों से मुक्ति और ऊर्जा का सहस्त्रार की ओर प्रेषण, ये सारी जो चीजें हैं ये मणिपुर चक्र के एक्टिवेट होने से होती हैं। अब इसके लिए आसन कौन कौन से होते हैं? सलाभासन, मयूर, नौका आसन, ये सारे जो आसन हैं इनको अगर हम मणिपुर चक्र के बीज मंत्र के साथ करें, तो इसका बीज मंत्र क्या है? रम। तो उसके साथ ये चक्र एक्टिवेट होता है। ये आसन है। अग्निसार क्रिया एक बहुत पावरफुल टूल है मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। नौली, जिसमें तीनों तरह की नौली होती है जो हम छठ कर्म में पढ़ते हैं, वो बहुत एक्टिवेट है टूल।
इसके बाद कपालभाति भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। ये कुछ प्रोसेस बताए हैं कि जैसे ऐसा फील करना कि उस चक्र तक सांस जा रही है और उस चक्र से ही धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं, और साथ में मंत्र को चैंट करना तो जागरूक करने में मदद करती है। इसके बीज मंत्र का जाप करना और चक्र पे एकाग्रता करना। अब इसके बाद हम आते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है वो हार्ट चक्र भी कहलाता है, हार्ट के जस्ट पीछे होता है। और ऐसा माना जाता है कि अभी प्रेजेंट में बहुत सारे लोगों का अनाहत चक्र तक क्रियाशील हो गया है, क्योंकि इस समय जो मानव चेतना का लिमिट है वो ये मानी जाती है कि वो अनाहत चक्र से गुजर रही है। तो अधिकांश लोगों का मूलाधार अधिक क्रियाशील चक्र है और अनाहत पूर्ण रूप से क्रियाशील न होकर आंशिक रूप से। अब अनाहत का अर्थ है कि जो आहत ना हुआ हो, और ये नाम इसलिए है क्योंकि इसका संबंध हार्ट से है। और हार्ट बीट आप देखो पूरे लाइफ लॉन्ग एक रिदमिक ढंग से पल्पिटेट होती रहती है और वाइब्रेट होती रहती है, जिसका अनुभव बहुत अ, कभी आपने सुनी है अपनी हार्ट बीट? तो इसका जो ध्वनि होती है वो अनुभवतीत होती है। और एक बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है कि डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है, सभी ने देखा होगा, है ना? वो आप अपने कान में लगाइए और उसका जो पेडुलम है जिस पर वो हार्ट में रख के चेक करते हैं, उसको अपने हार्ट में किसी चीज से, टेप से या उससे चिपका लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आंखें बंद करके उससे क्या होगा कि आपको अपनी हार्ट बीट स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनाई देगी कानों में, और उस पर अपने ध्यान को फोकस करिए। ये एक दुनिया का सबसे अच्छा एक तरह का ध्यान माना जाता है, क्योंकि जब आप उस अनुभवातीत ध्वनि को बार बार सुनते हैं तो धीरे धीरे आपको नाद सुनाई देना पड़ लगता है। अब यहाँ पे देखिए, नाद में और कोई भी साउंड में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए आप जहाँ बैठे हैं, अचानक मान लीजिए आपके किचन में मेड आपकी काम कर रही है और उसके हाथ से 4-5 बर्तन गिर जाएं, तो वो भी तो साउंड होगा ना, और वो वाइब्रेशन बहुत देर तक सुनाई देगा। लेकिन जो आपसी घात से, किसी भी चीजों की रगड़ से या टकराव से जो साउंड होता है वो इरिटेटिंग होता है। लेकिन जो स्वाभाविक होता है, जहाँ पर कोई दो चीजों का टकराव नहीं है, वो स्वाभाविक होता है। और इसमें जो अनाहत नाद है वो इसी तरह का है, या ब्रह्म नाद है, क्योंकि आप देखिए हार्ट में किसी चीज का टकराव नहीं है। ठीक है, तो जो नाद पॉजिटिव नाद होता है या जिसको अनाहत नाद कहते हैं, उसमें कोई भी चीजों को टकराए बिना वो नाद निकलता है। अब इसका जो वक्ष के पीछे और इसका क्षेत्र हृदय है, और इसको हृदयाकाश भी कहा जाता है। और जिनमें ये एक्टिवेट होता है उनके अंदर कोमलता का जागरण होता है, उनमें करुणा, मैत्री, मुदिता जैसे भाव, बहुत प्रेम, इस टाइप के भाव बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। वो बहुत रचनात्मक हो जाते हैं, उनमें जैसे रचनात्मक चीजें हैं, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, कोई ना कोई आर्ट स्किल डेवलप हो जाता है। फिर वो हर व्यक्ति के दुख दर्द को खुद फील करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत होती है जब भी हार्ट चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है। फिर इसे ग्रीन कलर का माना गया है। इसमें 12 पंखुड़ी हैं और 12 वर्ण अक्षर इसमें लिखे हुए हैं। इसका तत्व वायु है और इसका जो बीज मंत्र है वो यम है। इसमें इसकी जो वायु है वो प्राण है, जो नासिका और मुंह से प्रभावित होते हैं। इसकी तन मात्रा स्पर्श है, ज्ञानेंद्रिय त्वचा है। और ये जो अनाहत चक्र है ये मनोमय कोश को प्रतिनिधित्व करता है, और विष्णु ग्रंथि इसके पास है। और जैसे जैसे ये चक्र बैलेंस होता है तो उस साधक में भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस उसमें आ जाता है। ये आपको बता चुके हैं। तन्मात्रा स्पर्श है, ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, कर्म इंद्रिय हाथ है,
और इसका संबंध थाइमस ग्लैंड से। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। जब ये चक्र जागृत होता है तो जितनी भी भौतिक उपलब्धियां होती हैं उनसे आसक्ति समाप्त हो जाती है और व्यक्ति आशावादी बन जाता है। उसकी चेतना क्योंकि और अधिक उच्च हो गई है। इसको कार्डिक प्लेक्सिस कहा जाता है। वहां पर सिंपैथेटिक गैंग्लियंस मिलता है और वेगस नर्व पे फाइबर मिलते हैं। यहीं पर हार्ट के पास पेस मेकर मिलता है और ऐसा माना गया है कि जो एनर्जी का सोर्स होता है वो यही पेस मेकर है और यहीं पर थायराइड ग्लैंड की भी प्रेजेंस रहती है। अब जब अनाहत चक्र का जागरण होता है तो उनमें सात्विक भावुकता हो जाता है। निस्वार्थ स्नेह के रूप में पूरे विश्व के लिए उनके पास स्नेह होते हैं। उनके कर्म निस्वार्थ भाव के रहते हैं। आध्यात्मिक करुणा का विकास होता है और ऐसा माना गया कि जब अनाहत चक्र का जागरण होता है तो उसके पूर्व कई बार सीने में हल्का सा दर्द हो जाता है, कई बार धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन व्यक्ति अपने आप को बीमार नहीं अनुभव करता है और अधिक एक्टिव फील करता है। साथ ही उसको जैसे बांसुरी की ध्वनि, इस तरह की ध्वनि अंदर से सुनाई देने लगती है। हार्ट चक्र के लिए आसन है ये, जिनसे हार्ट चक्र इफेक्टेड होता है और एक्टिव होता है। फिर अजपा जप एक बहुत अच्छा टूल है हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। भ्रामरी प्राणायाम, भक्ति योग, क्योंकि भक्ति योग से भाव से होता है और अनाहत चक्र जो है वो भाव प्रधान है, तो भक्ति योग एक बहुत अच्छा टूल है। फिर विशुद्धि चक्र पे आते हैं। विशुद्धि चक्र का जो स्थान है, अब चूंकि यहाँ पर व्यक्ति की भावना बहुत अधिक बढ़ चुकी है, तो जब वो विशुद्धि चक्र तक पहुंचता है तो वो इतना संवेदनशील हो जाता है कि वो दूसरों के विचारों को भी पढ़ सकता है, उनको अनुभव कर सकता है, ग्रहण कर सकता है और उसकी साधक की भूख प्यास जो है वो लगभग खत्म हो जाती है। और चूंकि इसके नीचे के सब चक्र संतुलित हो गए हैं, तब व्यक्ति यहाँ पहुंचा, तो इसे शुद्धिकरण केंद्र भी कहते हैं। विशुद्धि चक्र को अमृत और विष का भी केंद्र कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मणिपुर चक्र में कि बिंदु से अमृत झरता है, तो ये यहीं पर आकर अमृत और विष के रूप में अलग होता है। विष शरीर से बाहर निकल जाता है और जो अमृत है वो शरीर का पोषण करता है। यहीं पर टेलीपैथी, तो टेलीपैथी का आज्ञा चक्र पर होता है, विशुद्धि पर नहीं। शायद ये स्लाइड यहाँ गलत आ गई होगी। अब यहाँ पर ये माना जाता है कि 16 पंखुड़ियां होती हैं बैगनी रंग के कमल में, जिसमें 16 वर्ण लिखे हुए होते हैं। इसका तत्व आकाश है और इसका जो बीज मंत्र है वो हम है। इसका जो कोश है वो विज्ञानमय कोश है, लेकिन आज्ञा चक्र के साथ भी ये विज्ञानमय कोश मिला रहता है, क्योंकि ये जो विशुद्धि चक्र है ये आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र के बीच का लिंक है। इसका जो लोक है वो जनन है, वायु उदान है जो जीवन के अंत तक रहती है और इसका प्रवाह हमेशा ऊपर की ओर रहता है। आज्ञा चक्र के साथ मिलकर ये विशुद्धि कोश बनाता है और यहीं से अतीन्द्रिय विकास भी शुरू होता है। अब साइंस के हिसाब से देखें तो सर्वाइकल प्लेक्सस जहाँ बनता है पीछे की ओर, वहाँ इस चक्र की प्रेजेंस है। इसकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो इस चक्र से रिलेटेड है। और ग्रसनी और स्वर यंत्र, तंत्रिका जाल, मतलब वो सर्वाइकल प्लेक्सस में सब आ जाते हैं, तो वो उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो हम अभी दो प्लेक्सस की बात कर रहे थे, ये ग्रसनी तथा स्वर यंत्र, तो ये क्या होते हैं, फेरेंजियल और लेरेंजियल प्लेक्सस, तो उससे ये रिलेटेड होता है। और ये जो ये सर्वाइकल दिख रहे हैं आपको, ये सर्वाइकल के पास होता है और यहाँ पर इस तरह का उसका पिक्चर बॉडी में दिखता है। सामने की तरफ थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड, इसकी तन्मात्रा श्रवण शक्ति है, ज्ञानेंद्री आंखें हैं और जो कर्मेंद्री हैं वो स्वर मतलब वोकल कार्ड है।
अब जब इसका जागरण होता है तो मनुष्य को शाश्वत ज्ञान होता है, वो भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान उसे हो जाता है। उसकी श्रवण शक्ति बहुत तेज हो जाती है, तो उसे बहुत दूर की चीजें सुनाई देने लगती हैं। भय रहित हो जाता है और ऐसा व्यक्ति कवि होता है, वक्ता होता है, ज्ञानी होता है, मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला होता है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का दृष्टा बन जाता है। अब ये जो उस समय हम बता रहे थे मणिपुर चक्र के समय, ये स्लाइड इधर आ गई है। तो जो सिर के पीछे भाग में जहाँ ब्राह्मण शिखा रखते हैं वहां पर बिंदु पाया जाता है, जिससे चंद्रमा का स्राव होता है। और ये बिंदु विसर्ग में से अमृत विष दोनों झड़ते हैं। और ये जो अमृत है इसे एम्ब्रोसिया या द नेक्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, इसे सोमरस भी कहते हैं, इसे मध्य भी कहते हैं। और एक ललना चक्र होता है जो कि विशुद्धि चक्र से बहुत करीब होता है। तो जब अमृत बिंदु से ये अमृत झड़ता है तो वो स्टोर कहाँ होता है? ललना चक्र में। और ललना चक्र कहाँ होता है? नेसोफेरेंजियल। और इसके पीछे कोमल तालु जहाँ पर खत्म होता है और एक गड्ढा होता है जो नासिका में खुलता है। तो इस द्रव को अमृत कहते हैं, किंतु यह अमृत विष दोनों का काम करता है। जब तक यह बिंदु से उत्पन्न होकर ललना ग्रंथि में संग्रहित होता है तब तक इसमें अंतर नहीं कर पाते। लेकिन जैसे विशुद्धि चक्र के क्रियाशील रहने पर यह द्रव बिना बाधा के मणिपुर चक्र तक पहुंच जाता है और मणिपुर चक्र द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है, मतलब उस तत्व को अग्नि में नष्ट कर दिया जाता है। और इसका ही परिणाम होता है कि शरीर के जो टिश्यूज हैं उनके वो लगातार मिटते जाते हैं, मरते जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ अभ्यास जैसे खेचरी मुद्रा है, तो ये अमृत ललना से स्रावित होकर शुद्धि केंद्र के विशुद्धि चक्र तक पहुंचता है और वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जब दिव्य रस वहीं रुक जाता है और मणिपुर चक्र तक नहीं पहुंचता है, तो ये शरीर में अमृत के रूप में काम करता है और ये पुनर्यौवन का रहस्य विशुद्धि चक्र के जागरण से संबंधित हो जाता है। देखिए, ये बिंदु है जहाँ पर ब्राह्मण शिखा रखते हैं और यहाँ पर ये विशुद्धि चक्र है। तो यहाँ से विशुद्धि चक्र के बिल्कुल पास ही ललना ग्रंथि है, उसका भी आगे पिक्चर आएगा, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ से ये ड्रॉप ड्रॉप गिरता है और उस ललना ग्रंथि में इकट्ठा होता है। ये देखिए, ये ललना चक्र है ये। तो ये यहाँ पर विसर्ग बिंदु है, यहाँ से ये ललना चक्र में डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ से फिर ये विशुद्धि चक्र में आता है। नेसोफेरेंजियल भी कहाँ पर है? एग्जैक्ट वही है जहाँ पर ललना चक्र है। इसके लिए कुछ सर्वांगासन सबसे अच्छा माना जाता है, फिर सूर्य नमस्कार, फिर कुछ ऐसे पोज हैं जिनमें कि गले में प्रेशर आता है, वो पोज इसके लिए बहुत अच्छे थ्रोट चक्र के लिए माने जाते हैं। ये सब वही पोज हैं। जालंधर बंद, खेचरी मुद्रा बेस्ट है, ऊंचाई प्राणायाम। अब आते हैं आज्ञा चक्र पर। तो आज्ञा चक्र जैसे आपको मालूम है दोनों आईब्रोज के बीच में होता है और यहाँ पर जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां मिलती हैं, तो इनको तीर्थराज या मुक्त त्रिवेणी भी कहा जाता है। यहाँ पर व्यक्ति के मैं के अस्तित्व का बोध समाप्त हो जाता है और उसकी चेतना विश्व चेतना के साथ मिल जाती है, मतलब जो व्यष्टि चेतना है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, वो समिष्टि चेतना में मिल जाती है। यहीं पर इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है और दिव्य चक्षु भी कहा जाता है और ये बहुत सारे ऐसे अतीन्द्रिय अनुभवों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस चक्र का जब जागरण होता है तो अतीन्द्रिय क्षमता विकसित होने लगती है और जो ब्रेन का साइलेंट एरिया होता है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है और जो उसके एक्टिवेशन से जो ब्रेन के पार्ट हैं जो कि सोए हुए हैं वो भी एक्टिवेट होने लगते हैं।
अब आज्ञा का अर्थ जो होता है वो आदेश होता है या नियंत्रण होता है। इसे गुरु चक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी चक्र के द्वारा गुरु अपने शिष्य से संबंध करते हैं। जब भी दो व्यक्ति मन ही मन एक दूसरे से सीधा संपर्क करते हैं तो उसके लिए यही चक्र जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ से वो अपने आप को दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। ये दो पंखुड़ी वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार इसका रंग पीला, हल्का भूरा या स्लेटी सा है, लेकिन कुछ लोगों को ये चांदी जैसा सफेद दिखता है और कुछ लोगों को इसका रंग ही नहीं दिखाई देता है। इसकी दोनों पंखुड़ियों पर दो वर्ण अक्षर हैं जो कि शिव और शक्ति का प्रतीक है। एक ईड़ा चंद्रमा का प्रतीक है और दूसरा पिंगुला या सुषुम्ना का प्रतीक है। और ये जो ईड़ा, पिंगुला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां आके इस चक्र पर आपस में मिलती हैं। अब जब मानसिक रूप से थोड़ा सा कोई अविकसित होता है, चेतना उसकी पूर्ण विकसित नहीं होती है, तो इसके बीच में जो शिवलिंग है, जिसे कि यहाँ पर इतराख्या शिवलिंग या काला शिवलिंग कहा गया है, ये उस व्यक्ति को धुएं के रूप में दिखाई देता है। ये इस तरह से ये शिवलिंग ना दिख के धुएं के रूप में दिखाई देता है। और जब गहरे ध्यान में उसका मन शांत होता है तो ये शिवलिंग काला दिखाई देता है। लेकिन जब जैसे जैसे वो ध्यान लगातार करता जाता है तो ये जो शिवलिंग है ये ज्योतिर्लिंगम के रूप में प्रकट होता है। यहाँ पर इसका जो बीज मंत्र है वो ओम है, लोक तप है, लिंग पाताल है और ये सारी जितनी भी अतीन्द्रिय शक्ति हैं उसका ये प्रतीक है। तो चूंकि आज्ञा चक्र प्रत्येक चक्र से रिलेटेड होता है, तो आज्ञा चक्र की जो तन्मात्राएं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय सभी का रूप मन होता है और मन से ही ये सारी चीजें क्रियाशील होती हैं। यहाँ पर सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं, छठी इंद्रिय क्रियाशील है, वो भी यही होती है। तो इस तरह से इसका जो संबंध होता है वो विज्ञानमय कोश से होता है। और यहाँ पर ये एक ऐसा है जो मनुष्य अपने अंदर सारी जो भी चीजें घट रही हैं उसको देखता जाता है और उसी तरह से उसका जैसा मन होता है वैसा ही तन वो बनाता जाता है। यदि देखिए उसका मन उदास है, अंदर से रो रहा है, तो वो व्यक्ति ऊर्जाहीन नजर आएगा और कोई भी काम वो उत्साह के साथ नहीं करेगा। लेकिन यही अगर वो अंदर से बहुत खुश है तो हर काम को उसका शरीर भी बहुत उत्साह के रूप में करेगा। अब इसका संबंध यहाँ पर जो प्लेक्सस पाया जाता है वो मेडुला प्लेक्सस पाया जाता है। इसका संबंध जो है वो पीनियल से है और जो सहस्त्रार चक्र है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंध है। लेकिन ये दोनों बहुत पास पास हैं और जो पीनियल ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक ताले के जैसा काम करती है। तो जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है तब तक जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी है वो कंट्रोल होती है, लेकिन ज्यादातर 7-8 साल में ये जो पीनियल ग्लैंड्स होती है इसका नष्ट होना चालू हो जाता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड काम करती है और उससे बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन शुरू होता है जो कि शरीर से संबंधित चीजों को एक्टिवेट करते हैं। और त्राटक, शांभवी, मुद्रा, इनके द्वारा पीनियल ग्रंथि को बदलना, उसकी एक्टिविटी को एक्टिव करना संभव है। तो ये ज्ञानात्मक शक्तियों का केंद्र है और इससे ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो पूरा एक्टिवेट होता है और ये एक्टिवेट होने के कारण दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और मस्तिष्क की जितनी भी परतें हैं वो सारी खुल जाती हैं। लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? मेन ब्रेन के पार्ट आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एम्लागेटा और हिप्पोकैम्पस। ये चारों पार्ट ऐसे होते हैं जो मेन होते हैं और ये चारों लिम्बिक सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड्स आप लोग को मालूम ही है, ब्रेन के अंदर रहती हैं। ये जो रेड कलर की देख रही हैं ये पीनियल आज्ञा चक्र से रिलेटेड है, पिट्यूटरी सहस्त्रार से, लेकिन दोनों इतने पास हैं कि वो एक साथ ही काम करती हैं। इसके लिए हम एक्टिवेशन के लिए नाड़ी शोधन, योग मुद्रा, बहुत सारे आसन हैं, ये सब हम कर सकते हैं। मुद्राएं, आसन, ये जितने भी सिर जमीन की तरफ जाता है तो उसमें आज्ञा चक्र एक्टिवेट करने में वो हेल्पफुल होते हैं। तो जितने इन्वर्टेड पोज हैं
वो सारे इसके लिए फायदेमंद होंगे। यहीं पर इसका चूंकि जो बीज मंत्र है वो ओम है, तो ओम ध्वनि नाद इसके लिए बहुत यूजफुल है। भ्रामरी नाद यूजफुल है। शंभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, हाकिनी मुद्रा, ये सारी मुद्राएं हैं, आकाशी मुद्रा, जो इस चक्र को एक्टिवेट करती हैं। और सहस्त्रार चक्र है, जो सहस्त्रार चक्र ये बिना किसी माध्यम के क्रियाशील होता है, क्योंकि जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो फिर कोई भी ऊपर तक चेतना जाने में अवरोध नहीं रह जाता है। और आज्ञा चक्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? 1000। और यहीं पे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, जिसे सहस्त्र दल कमल कहते हैं। और इसकी पंखुड़ियां अनेक रंगों की हैं। और इसकी जो सहस्रार निराकार साकार दोनों ही तरह के रहते हैं। और यहाँ पर जब चेतना पहुंचती है तो आत्मज्ञान या समाधि की अवस्था हो जाती है। व्यक्ति का व्यक्तिगत अहम जो होता है वो नष्ट हो जाता है, और उसमें दृश्य और दृष्टा दोनों एकाकार हो जाते हैं। द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो 1000 पंक्ति, इसमें ह से लेके च तक, मतलब जितने भी वर्ण लिपि है उनके सारे अक्षर, जो 52 अक्षर हैं, उनकी 20 बार पुनरावृत्ति हुई है और वहां पर ये इस पंक्ति पर लिखे हुए हैं। और जब यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाता है तो जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, और वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है, उसकी वाणी शक्ति रूप बन जाती है और सुविमल हो जाती है। ये 7वां चक्र है और बहुत अधिक पावरफुल है। यहाँ पर जाके शिव शक्ति का मिलन हो जाता है। इसको साइंस के हम उससे देखें तो इसे शून्य चक्र भी कहते हैं। और इसका जो स्थूल रूप है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो इंटरनल कैप्सूल होते हैं वहां पर ये पाया जाता है। और वहीं पर होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में RAS कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ हजारों की संख्या में स्फुलिंग निकलते रहते हैं, इसीलिए इसको सहस्रार कहते हैं। अब ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। देखिए, जब ये चक्र जागरण होता है तो ये जो ग्रे मटेरियल होता है ये इस तरह से धीरे धीरे एक्टिवेट होता जाता है और कॉस्मोस कॉन्शियसनेस से ये मिलता जाता है। तो ग्रे मैटर जो है उसके सारे पूरे ग्रे मैटर का जागरण, इसका जागरण होता है। इस चक्र पे जब आता है तो मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है, मतलब उसको अच्छाई बुराई ऐसी बहुत सारी भावनाएं, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कामनाओं का त्याग कर देता है। उसकी स्थिति समाधि की तरह होती है। और इसका जो कोश है, ये कौन सा कोश बनाएगा? आनंदमय कोश बनाएगा। और मस्तिष्क के मध्य भाग को ब्रह्मरंध्र माना गया है। ब्रह्मरंध्र की रचना कमल पुष्प के सदृश है, और यहीं पर वो अणुगुच्छक मतलब RAS पाया जाता है, जहाँ पर सहस्त्र पंखुड़ियों वाला सूर्य प्रकाश की ज्योति का आवाज होता है। अब देखिए, ये जो ब्रह्म रंध्र है वो सिर के बीचों बीच इस पोजीशन में होता है, जहाँ पर कि ये दोनों हड्डियां मिलती हैं, क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, तो उस स्थान पे ये ब्रह्मरंध्र माना गया है। और यहीं पर ये RAS रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम होता है। इसी को कहते हैं डिफ्यूज थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम। अब ये RAS का क्या महत्व है मालूम है आपको? ये RAS है। RAS का महत्व वो होता है, आपने देखा होगा कि जैसे आप रोड पे चलते हो, आपको आसपास क्या क्या दिखता है? बहुत सारे व्हीकल दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, दुकानें दिखती हैं, सब कुछ दिखता है। लेकिन अचानक आप अगर ऐसा मन बनाते हो कि आपको कार खरीदना है, और आप जाके बहुत सारे मॉडल देखते हो और कोई एक पसंद करते हो, तब आप देखिए आपको सड़क पे चलने वाली हर दूसरी कार वही दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि वो थॉट आपके RAS में इंड्यूस हो गया। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए जब तक कोई भी थॉट आपके RAS में नहीं जाएगा, तब तक वो फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। आपका मेंटल पोटेंशियल तो बहुत चल रहा है, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, लेकिन जब तक वो थॉट RAS में नहीं गया,
आप बहुत दिन से सोच रहे कार लेना कार लेना कार लेना, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन जब आप 4 शोरूम में देख के, 4 कंपनी में देख के कोई एक ऐसा लगा कि नहीं ये ठीक है, तब वो थॉट देखिए आपके आरएएस में चला गया और आपको सड़क पे चलती हुई हर दूसरी तीसरी कार वही देखने लगी, आपकी ऑटोमेटिक निगाहें उस पर टिकने लगी। तो फिजिकल पोटेंशियल को एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत जरूरी होती है कि जो मेंटल पोटेंशियल है वो आरएएस में इंड्यूस हो। ठीक है, तो ये हम मेडिटेशन के थ्रू कराते हैं और ये वर्ड बहुत यूज होगा। अब ये आरएएस करता क्या क्या है, ये एक न्यूरॉन का नेटवर्क है, जाग में नींद से के संक्रमण को नियंत्रित करता है और ये चेतना, ध्यान, संवेदनाओं को नियंत्रण करता है। ये बहुत सारे शोर को आपको अलग कर देता है, भीड़ में रहते हैं बहुत सारे ऐसे मैसेज को डिलीट करता है जो आपके लिए यूजलेस हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है। तो इस तरह की बहुत सारे काम करता है। तो ये सारे चक्रास हैं जो हमने आज पढ़े, 6 चक्र हैं ये। ये पूरी समरी है चक्रास की। ये चक्रास म्यूजिक से भी कोरिलेट करते हैं। जो म्यूजिक के 7 स्वर होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और ये चक्रास की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। ये उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। इस तरह से ये चक्रास आज पूरी तरह आज समाप्त होते हैं। इसका कंप्लीट हो गया आज ये चक्र।